जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सब पुनः उपस्थित हुए हैं आप सबों का मंजिल के एक कदम की दूरी को कम करने के लिए। तो आप लोग बेफिक्र होकर अपनी तैयारी को एक नई मुकाम दे रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन रेलवे में हो या स्टेट लेवल पर हो, नई नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग अपने तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। जो भी आपका कमी है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में जो भी कमी है, अपने कमी को आप दूर करने का प्रयास करें और प्रतिदिन आप लोग एक सेट प्रैक्टिस लगाएं। और सेट प्रैक्टिस ही एक ऐसा जरिया है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप में जो कमजोरी होता है, जो भी उसका वीक पॉइंट होता है, उसे पकड़ने का जो है कि एक साधन होता है और उसी से आप उसे दूरी को कम कर सकते हैं। और वही जब आप अपना वीकनेस को, जब कमी को जब आप ढालिएगा अपने मजबूती में, तो वही मजबूती जो है कि आपको एक रिजल्ट के रूप में तब्दील करके देगा। तो हम लोग आशा रखते हैं कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा से चल रहा होगा और इसी तरह से आप लोग रेगुलर बने रहिए और अधिक से अधिक जो है कि आप लोग तैयारी करके अधिक से अधिक जो है कि आप बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे जाइए, जिससे कि हमको भी फीलिंग होगा कि हम मेरे बदौलत किसी का जो है कि एक अच्छा सा जो भी उनका पद है वो धारण किया और जो है कि आगे अपने परिवार का नाम रोशन किया। तो बिना देरी किए हुए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं स्टैटिक जीके का। बहुत सारा छात्र का कमेंट आ रहा था कि स्टैटिक जीके सब लाइए, तो हम लोग उनका जो भी उनका था कि स्टैटिक जीके लाइए या फिर आप युद्ध से संबंधित जो लाइए क्लास। तो युद्ध से संबंधित जितना भी क्लास था पूरे विश्व लेवल पे जो युद्ध हुआ है वो सारा क्लास भी करवाएंगे आप लोग को। तो बढ़िया बढ़िया बुक सरस्वती पूजा के बाद आएगा और आप लोगों के समक्ष हर एक बुक को एकदम पूरा बृहद पैमाने पर जो है कि उसे डील करवाया जाएगा, जिससे कि आपका तैयारी सुचारू रूप से और सरलतम रूप से हो सके। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और कुछ दिन के बाद हम लोग लूसेंट सेशन लेके भी आएंगे, क्राउन सेशन भी लेके आएंगे, स्पीडी सेशन भी लाएंगे, दृष्टि का क्विक बुक भी लाएंगे, घटना चक्र भी लाएंगे, जिससे कि आपका तैयारी बहुत अच्छा से हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग बताइएगा आज का पहला सवाल आप लोग बताइएगा कि तुर्की का राष्ट्र चिन्ह क्या है? चांद तारा। तुर्की का राष्ट्र चिन्ह क्या है? चांद तारा। अब बात करते हैं तुर्की का। तो सबसे पहले तुर्की का राष्ट्र चिन्ह जो है वह चांद तारा है। और तुर्की जो है, तुर्की ने अपना नया नाम रख लिया तुर्कीये। ए लग गया लास्ट में, तो तुर्की का नया नाम तुर्की है। और याद रखिएगा कि यूरोप का मरीज जो कहा जाता है वो तुर्की को कहा जाता है। जैसे एशिया महाद्वीप है ना, उसी तरह से एक यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है यूरोप। अब पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। तो याद रखिएगा कि यूरोप महाद्वीप में ही एक देश है जिसका नाम है तुर्की का नया नाम है तुर्की और यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। और उसी प्रकार से एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को। एशिया का मरीज चीन और यूरोप का मरीज तुर्की। और तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। कहाँ है? अंकारा। तो तुर्की की राजधानी अंकारा और तुर्की की जो मुद्रा है वो लीरा है। तुर्की की मुद्रा लीरा। तो याद रखिएगा तुर्की का नया नाम तुर्की है और तुर्की की राजधानी है अंकारा और तुर्की की मुद्रा है आपका लीरा। और तुर्की का जो है कि राष्ट्र चिन्ह जो है वो हो गया चांद तारा। तो याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और यूरोप का मरीज भी किसे कहा जाता है? तुर्की को। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, डेनमार्क का राष्ट्र चिन्ह क्या है? समुद्री तट। डेनमार्क एक देश है जिसकी राजधानी है कोपेनहेगन और वहां का राष्ट्र चिन्ह है आपका समुद्री तट। अब बात करते हैं डेनमार्क का। तो बता दे डेनमार्क जो है उसकी राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क का समुद्री तट का नाम है, डेनमार्क का राष्ट्र चिन्ह का नाम है समुद्री तट। यानी कि आप लोग को बता दे कि समुद्र के किनारे जो भारत के सबसे लंबी दूरी सीमा साझा करता है वो है गुजरात। यानी सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य है गुजरात। उसी तरह से दूसरा सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। वहीं सबसे छोटी समुद्री तट वाला राज्य है गोवा, सबसे छोटी गोवा। अब बता दे आपको कि पश्चिमी क्षेत्र में या पश्चिमी घाट में भारत के कुल 5 राज्य समुद्र से लगे हुए हैं। वहीं पूर्वी घाट के आपके 4 राज्य लगे हुए हैं। पूर्वी घाट के 4 राज्य, टोटल कितना हो गया? 9। टोटल कितना हो गया? 9।
यानी भारत के अंदर में समुद्र को सजा करने वाला, ये समुद्र की सीमा को छूने वाला जो राज्यों की संख्या है वह कुल 9 है। 9 में से सबसे लंबा सीमा सजा गुजरात का, और वहीं दूसरा आंध्र प्रदेश का, और सबसे कम गोवा, अब बात करते हैं उसमें से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात, वहीं पर भारत के अंदर में प्रायद्वीप भारत अगर पूछे, प्रायद्वीप भारत यानी साउथ का एरिया, साउथ यानी कि आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सब जो होता है, यानी कि भारत के अंदर में आंध्र प्रदेश प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी तटरेखा बनाता है। ऐसे पूरे ओवरऑल इंडिया में पूछेगा तो गुजरात, लेकिन स्पेशली अगर पूछे प्रायद्वीप भारत में, तो प्रायद्वीप भारत में आंध्र प्रदेश है, प्रायद्वीप भारत में आंध्र प्रदेश, और वही आंध्र प्रदेश ओवरऑल इंडिया में दूसरा स्थान, ओवरऑल इंडिया में समुद्री तट में दूसरा स्थान, लेकिन प्रायद्वीप भारत में पहला, प्रायद्वीप भारत में पहला, और पूरे भारत में पहला गुजरात, पूरे भारत में पहला गुजरात, याद रखिएगा गुजरात। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, नॉर्वे का राष्ट्र चिन्ह क्या है? शेर। नॉर्वे का राष्ट्र चिन्ह शेर। नॉर्वे का राष्ट्र चिन्ह शेर है, और याद रखिएगा कि नॉर्वे जो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और ओस्लो से ही आपका जो दिया जाता है शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को घोषणा किया जाता है आपका जो है कि नोबेल पुरस्कार का। तो उसमें से कुल 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, कुल 6 क्षेत्र में जो 5 गो जो है वह दिया जाता है आपका स्वीडन से, 5 गो दिया जाता है स्वीडन स्टॉकहोम से। वहीं पर अगर जो एक छठा क्षेत्र है या फिर एकमात्र क्षेत्र ऐसा शांति का क्षेत्र है जो कि शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो देती है, यानी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। और याद रखिएगा 2023 में जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी, जिसका संबंध ईरान से है, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न को रोकने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, और यह विश्व का सबसे लंबा कैदी बन गया है, कुल 31 वर्ष तक जेल में अपना जीवन यापन किया है। तो याद रखिएगा शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो से, और 5 जो नोबेल पुरस्कार है स्वीडन स्टॉकहोम से, और नोबेल पुरस्कार का शुरुआत 1901 से हुआ है, 1901 से हुआ है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर, क्योंकि 1867 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे, उन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। किसका खोज किया था? डायनामाइट। और डायनामाइट को बनाने में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग होता है डायनामाइट को बनाने में। मुख्य जो अवयव होता है वह आपका नाइट्रोग्लिसरीन होता है। तो याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में, और जो है कि प्रारंभ में 5 क्षेत्र में, और 1968 से जो देना शुरू हुआ है आपका देना शुरू हुआ है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और भारत के पहले व्यक्ति बने हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और भारत के अंदर में एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था अमर्त्य सेन को लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए सन 1998 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। और 2019 के अंदर में सबसे लास्ट व्यक्ति बने हैं आपके अभिजीत बनर्जी, जिन्हें फिजिक्स के क्षेत्र में इनका संबंध कलकत्ता से था, और जो है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और उनके पत्नी का नाम था एस्टर डुफ्लो, जो कि फ्रांस की थी। ये भारत के हैं, वो फ्रांस के हैं, दोनों पति पत्नी थे, दोनों को नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग, और यहाँ पर आया नॉर्वे का जो राष्ट्र चिन्ह है वो शेर है। राष्ट्र चिन्ह शेर है, तो हम शेर पे कुछ चर्चा कर लेते हैं। एक होता है शेर, एक होता है बाघ। तो भारत का राष्ट्र पशु कौन है? बाघ है। भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। और प्रतिवर्ष जो बाघ दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। प्रतिवर्ष बाघ दिवस 29 जुलाई को। राष्ट्रीय पशु भी कौन है? बाघ है। राष्ट्रीय पशु भी कौन है? बाघ है। वहीं पर अगर हम शेर का बात करते हैं तो भारत के अंदर में एक अभ्यारण्य है, गिर अभ्यारण्य। कौन सा है? गिर अभ्यारण्य, जो गुजरात में है, वह एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो गिर यानी गुजरात। और बता देते हैं कि एक पर्वत है गिर पर्वत, जिसे गिरनार पर्वत भी कहते हैं, वह भी गुजरात में। वह भी कहां है? गुजरात में। याद करेगा, गिरनार पर्वत या फिर गिर पहाड़ी या फिर गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब कहां है? गुजरात में। यानी गोवा से जितना बोलेंगे सब गुजरात। उसके बाद याद रखिएगा कि एशियाई शेर के लिए भी गिर प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए भी कौन प्रसिद्ध है? गिर। और याद रखिएगा प्रतिवर्ष जो शेर दिवस मनाते हैं वह मनाते हैं हम लोग 10 अगस्त को। कितना अगस्त को? 10 अगस्त। देखिएगा
बाघ दिवस 29 जुलाई, बाघ दिवस 29 जुलाई। और शेर दिवस जो मनाते हैं, ये शेर को हम लोग सिंह कहते हैं, शेर को ही कहते हैं सिंह। तो शेर दिवस या सिंह दिवस 10 अगस्त को, वही हाथी दिवस 12 अगस्त को, हाथी दिवस 12 अगस्त। और विश्व युवा दिवस भी 12 अगस्त, विश्व युवा दिवस भी 12। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। विश्व युवा दिवस हो गया आपका 12 अगस्त और राष्ट्रीय युवा दिवस हो गया 12 जनवरी। और 12 जनवरी जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती को। और आप लोग को बता दें कि यह मनाना जो शुरू हुआ है 1984 से शुरू हुआ है, हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि नीदरलैंड का राष्ट्र चिन्ह क्या है? शेर। नीदरलैंड का राष्ट्र चिन्ह भी क्या है? शेर। इससे पहले नॉर्वे का भी क्या पूछे? शेर। नहीं, नॉर्वे का हो गया, नीदरलैंड का हो गया, ये दोनों का क्या है? शेर। अब बात करते हैं आपका नीदरलैंड का। तो नीदरलैंड को पहले हम लोग हॉलैंड के नाम से जानते थे, नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जानते थे। और जो आप लोग को पता है कि भारत में व्यापार के लिए विभिन्न प्रकार की यूरोपीय कंपनियां भारत आई थी, तो उसमें से नीदरलैंड भी एक देश था। वहां के सरकार के द्वारा भी भारत में व्यापार के लिए एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा गया था इंडिया में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका स्थापना 1602 में हुआ था, 1602 में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। और यह नीदरलैंड की कंपनी थी। और नीदरलैंड जो है एक प्रकार का क्रिकेट भी खेलता है, आप लोग को पता हो, इस वर्ल्ड कप में हिस्सा भी था नीदरलैंड का। और नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के रूप में भी जानते हैं, नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के रूप में भी जानते हैं। तो ये सब चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और याद रखिएगा नीदरलैंड की जो राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। उसी तरह से एक देश है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है ईरान और यूके, ईरान और यूके इन दोनों का राष्ट्र चिन्ह एक ही है, नाम बताइए। गुलाब का फूल, क्या है? गुलाब का फूल। ईरान और यूके, यूके यानी ब्रिटेन, तो इन दोनों का जो राष्ट्र चिन्ह है वो क्या है? गुलाब का फूल। तो याद रखिएगा ईरान। अब कुछ बात करते हैं ईरान के बारे में। तो याद रखिएगा कि ईरान का जो पुराना नाम था वो था फार्मोसा, ईरान का पुराना नाम था फार्मोसा। और याद रखिएगा इराक जो है, इराक, इराक का पुराना नाम था मेसोपोटामिया, क्या था? मेसोपोटामिया। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया, ईरान का फार्मोसा, ईरान का फार्मोसा। उसी तरह से मिस्र का है इजिप्ट, मिस्र का है इजिप्ट, मिस्र का है इजिप्ट। उसी तरह से अगर हम जिम्बाब्वे का बात करते हैं, जिम्बाब्वे जो क्रिकेट खेलती है जिम्बाब्वे, तो याद रखिएगा जिम्बाब्वे का पुराना नाम है दक्षिण रोडेशिया, जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिण रोडेशिया। उसी तरह से एक और देश है जाम्बिया, जाम्बिया का पुराना नाम था आपका उत्तरी रोडेशिया, क्या नाम था? उत्तरी रोडेशिया। तो याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे थे ईरान का, तो याद रखिएगा ईरान जो है जिसकी राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है। और ईरान की जो मुद्रा है वो है आपका जो है रियाल, क्या है? रियाल। ईरान की मुद्रा रियाल। और इसी का जो मुद्रा बीच में चेंज हुआ था जो कि टोमन मुद्रा रखाया था, टोमन मुद्रा, लेकिन टोमन मुद्रा स्वीकृति नहीं हुआ वहां पर, इसीलिए पुनः वही मुद्रा को चलाया जो पहले से चल रहा था जिसका नाम था आपका रियाल, रियाल। ईरान की मुद्रा रियाल, ईरान की मुद्रा रियाल, ईरान की मुद्रा रियाल। वहीं इराक की मुद्रा दिनार, इराक की मुद्रा दिनार, इराक की मुद्रा दिनार, इराक की मुद्रा दिनार, इराक की मुद्रा दिनार। याद रखिएगा ये सब। और ईरान की राजधानी तेहरान, बीच में हो गया टोमन, बीच में हो गया टोमन, लेकिन टोमन जो है कि सक्सेस नहीं हुआ, उसे हटा दिया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताइएगा स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ईगल, स्पेन ईगल, स्पेन ईगल, स्पेन ईगल, स्पेन ईगल। अब बात करते हैं स्पेन का। तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। और याद रखिएगा, याद रखिएगा कि स्पेन की राजधानी तो मैड्रिड है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि मैड्रिड ओपन भी होता है। मैड्रिड ओपन एक खेल से संबंधित है, मैड्रिड ओपन वो बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। जैसे आप लोग को पता हो कि विंबलडन जो खेल होता है वो टेनिस से संबंधित है, जो कि नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स, ये सब जो खेलते हैं आपके रोजर फेडरर सब, ये आपके टेनिस से है, जिसको हम लोग लॉन टेनिस भी कहते हैं। और लॉन टेनिस 4 प्रकार के होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन होते हैं, उसके बाद आपके फ्रेंच होते हैं, फिर विंबलडन होते हैं, फिर आपके ये अमेरिकन ओपन होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये जो ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है ये आपका टेनिस से संबंधित है। टेनिस को ही हम लोग लॉन टेनिस कहते हैं, टेनिस को ही लॉन टेनिस कहते हैं। लेकिन टेबल टेनिस अलग चीज है, टेबल टेनिस अलग खेल है, टेबल टेनिस अलग खेल है और टेनिस अलग खेल है। तो याद रखिएगा दोनों में जो खिलाड़ी की संख्या होती है 1 या 2, 1 या 2। और मनिका बत्रा जो भारत के अंदर में टेबल टेनिस खेलती है, इसका संबंध दिल्ली से है। इसका संबंध कहां से है? दिल्ली से। तो ये सब चीज याद रखिएगा। वहीं सानिया मिर्जा का संबंध किससे है? सानिया मिर्जा का संबंध किससे? टेनिस से। किससे? टेनिस से। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। क्या खेलती है? टेनिस। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। गोल्डन रॉड कहाँ का है? अमेरिका। गोल्डन रॉड कहाँ का है? अमेरिका। और बता दे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अब बात करते हैं अमेरिका का, तो आप लोग को पता होगा कि विश्व के अन्य देश, विश्व के जितने भी देश हैं वह कभी ना कभी जो है कि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। ब्रिटेन का उपनिवेश, जहां तक कि अमेरिका जो सुपर पावर कहलाती है वह भी कभी ना कभी अमेरिका का गुलाम रही है। तो अमेरिका से युद्ध, अमेरिका जब अपने गुलाम को हटाने के लिए या फिर स्वतंत्रता प्राप्त के लिए जब युद्ध लड़ रहा था 1776 में, तो 1776 में आपका अमेरिकी क्रांति का सबसे मुख्य नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। जब अमेरिका अपना युद्ध प्राप्ति कर रहा था या फिर युद्ध में लड़ाई कर रहा था ब्रिटेन से गुलाम को हटाने के लिए या आजादी प्राप्त करने के लिए, तो ब्रिटेन के खिलाफ या अंग्रेज के खिलाफ अमेरिकी क्रांति का सबसे मुख्य नारा याद रखिएगा, जो युद्ध का था या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति का नारा था, वह युद्ध का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। कहने का मतलब यह था उन लोग का मांग कि ब्रिटेन के संसद ने वहां पर भी कानून बना के, जैसे भारत में कानून बना रही थी ब्रिटेन की संसद और वहां से एक कानून पास होकर भारत में आके उसका पालन करवाया जाता था, उसी तरह से ब्रिटेन जो पालन करवा रहा था वो अमेरिका के अंदर में भी करवा रहा था। लेकिन अमेरिका के अंदर में जब करवा रहा था तो अमेरिका के किसी भी व्यक्ति को वहां पर जो नियम कानून जो संस्था बना रही थी ब्रिटेन के अंदर, उसमें उसका प्रतिनिधित्व नहीं था, वहां के व्यक्ति को एक भी नहीं रखा गया था। अब बताइए जिस व्यक्ति के लिए आप कानून बनवा रहे हैं, अगर वहां का कोई व्यक्ति जाके वहां पर नहीं बैठेगा तो क्या उसके पक्ष में कानून बनेगा? उसके विपरीत कानून बना देगी, और वो तो गुलाम बना के रख रही थी, तो क्या उसके अधिकार थोड़ी देगा उसको उतना? तो इसका मतलब है कि वहां के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं था, वहां पर एक भी नहीं पहुंचा था उसका सदस्य, तो इसका मतलब ये लोग कर भी नहीं देना बंद कर दिया, ये लोग कर भी यानी टैक्स भी देना क्या कर दिया? बंद। तो सबसे मेन नारा था अमेरिकी क्रांति का, याद रख लीजिएगा आज के बाद, कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, यह अमेरिकी क्रांति का नारा था। और अमेरिका ने जो स्वतंत्रता प्राप्त किया हुआ 1776 में, अमेरिका एक स्वतंत्र देश बना 1776 में, और आगे चलकर 1787 में अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ, और इसके जस्ट 2 साल के बाद 1789 में अमेरिका का संविधान लागू हुआ। अमेरिका का संविधान लागू हुआ, अमेरिका का संविधान लागू हुआ। और याद रखिएगा 1776 में अमेरिका आजाद हुआ, 1787 में संविधान बनकर तैयार हुआ, 1789 में लागू हुआ, 1789 में लागू हुआ, और विश्व का पहला देश अमेरिका बना जिन्होंने लिखित संविधान को लागू किया, और याद रखिएगा अमेरिका है विश्व का पहला ऐसा देश बना जहां के संविधान में प्रस्तावना को जगह दिया गया। किसे जगह दिया गया? प्रस्तावना। तो इसीलिए सबसे पहला देश अमेरिका बना प्रस्तावना को लागू करने वाला और संविधान को लागू करने वाला। इसीलिए प्रस्तावना को जो लिया भारत ने वो अमेरिका से लिया। कौन से लिया? अमेरिका। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा प्रस्तावना जो लिया है भारत ने किस देश से? अमेरिका। और इसीलिए याद रखना है कि विश्व का पहला देश अमेरिका ही बना जिन्होंने प्रस्तावना को लागू किया और संविधान को भी लागू किया। और वहीं पर अगर बात करेंगे प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया। कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्रस्तावना में, जो प्रस्तावना का जो शुरुआत होता है वो आता है हम भारत के लोग। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है, और यह जो भारत ने जो ग्रहण किया हुआ यूएनओ के चार्टर से, चार्टर यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका स्थापना 1945 में 24 अक्टूबर के दिन हुआ था, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहां है? न्यूयॉर्क में। और इसमें वर्तमान में सदस्य देश की संख्या 193 है, और 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान, 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। और भारत जो यूएनओ का सदस्य बना था 1945 में। यानी याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत यूएनओ का सदस्य कब बना? तो 1945 में। कब बना? 1945 में। और याद रखिएगा कि यूएनओ में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति जो बने थे भारत के, कौन बने थे? भारत के हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन बने थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और याद रखिएगा यूएनओ में संगीत को जो है कि आपका रूप देने वाला या फिर वहां पर आपका संगीत प्रस्तुत करने वाला जो पहला भारतीय व्यक्ति बना था वह बना था आपका एमएस सुब्बालक्ष्मी। कौन बनी थी? एमएस सुब्बालक्ष्मी। एमएस सुब्बालक्ष्मी एक भारतीय संगीतकार है, तो याद रखिएगा ये सब चीज। और हम बात कर रहे थे प्रस्तावना का, तो प्रस्तावना हम लोग अमेरिका से, प्रस्तावना भाषा ऑस्ट्रेलिया से, प्रस्तावना में हम भारत के लोग यूएनओ के चार्टर से।
और हमारे प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है। 3 प्रकार का जो न्याय है वह हम लोग लिए हैं रूस के संविधान से। कहां से लिए हैं? रूस से। रूस में लिए हैं। उसका जो 3 प्रकार का जो न्याय है वह है आपका सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ये न्याय लिए हैं कहां से? रूस से। अर्थात क्वेश्चन पूछेगा कि भारत प्रस्तावना में वर्णित न्याय कहां से लिए हैं? रूस से। क्योंकि न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग रूस जाते हैं। क्या होते हैं? रूस जाते हैं। वहीं हम लोग प्रस्तावना में जो समानता देखने के लिए मिलता है, जो 2 प्रकार की समानता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर और बंधुत्व 1 प्रकार की देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज जो लिए ये फ्रांस के संविधान से। कहां से लिए हैं? फ्रांस। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुआ था, उस क्रांति का सबसे मेन नारा था भाईचारा, बंधुत्व एवं समानता। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कहां से ले लिए? फ्रांस से। न्याय कहां से ले लिए? रूस से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता की चर्चा हमारे संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की है। कितना प्रकार की? 5 प्रकार की। और याद रखिएगा कि प्रस्तावना एक विवादित चीज था जो संविधान में जोड़ने के जब समय आ रहा था तो एक प्रकार का जो है कि विवादित चीज था कि कोई व्यक्ति बोलता था, या संविधान सभा का कोई व्यक्ति बोलता था कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है, कोई बोलता था नहीं है, कोई बोलता था जोड़िए, कोई बोलता था नहीं जोड़िए। यानी आगे चलकर जो है कि बहुत प्रकार का इस पे संविधान में या फिर सुप्रीम कोर्ट में केस भी आया। तो केस आने के क्रम में एक केस याद रखिएगा आप लोग, जो है कि याद रखिएगा 1973 के अंदर में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस आया था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस आया था। उसी के तहत जो है कि संविधान को जो है कि अंग माना और संविधान में प्रस्तावना को अंग माना और बोला कि इसमें संशोधन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं हो सकते हैं। यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था। और इसी केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 सदस्य समिति का गठन किया गया था। 13 सदस्य समिति अर्थात सबसे बड़ी बेंच जो बैठी थी इसी को लेकर बैठी थी। 13 को याद रखिएगा, 13 इसमें 13 जज जो है कि बैठे थे। ये तो अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र चिन्ह क्या है? वेटर। ऑस्ट्रेलिया वेटर, ऑस्ट्रेलिया वेटर, ऑस्ट्रेलिया वेटर, ऑस्ट्रेलिया वेटर। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया जो एक देश है यह एक प्रकार का महाद्वीप भी है। यह एक प्रकार का महाद्वीप है। और यह ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है यह विश्व के कुल 7 महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप है। और याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का में जो सबसे छोटा देश है वह नौरू है। कौन सा देश है? नौरू। कौन सा देश है? और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया खुद है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू। कौन सा है? नौरू। याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्र चिन्ह हो गया वेटर। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया का हो गया वेटर। और ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट टीम होता है उसे हम लोग कंगारू के नाम से जानते हैं। किस टीम के नाम से? कंगारू। उसी तरह से न्यूजीलैंड के टीम को कीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीवी। यानी कि क्योंकि वहां का एक राष्ट्र पक्षी के रूप में कीवी को याद किया जाता है, इसीलिए कीवी टीम के नाम से जानते हैं न्यूजीलैंड को। वहीं कंगारू जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया का जहाज कहा जाता है कंगारू को। ऑस्ट्रेलिया का जहाज कंगारू को कहा जाता है, या मरुस्थल का जहाज भी कंगारू को कहा जाता है। और वह ऑस्ट्रेलिया का जो है कि आपका एक रूप में ऑस्ट्रेलिया के टीम को जाना जाता है कंगारू टीम के नाम से। और ऑस्ट्रेलिया ने कुल कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। और भारत ने 2 बार। भारत ने 2 बार। और पहली बार जो हुआ था वर्ल्ड कप 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। अगला क्वेश्चन, और भारत 1983 में जीता था। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, मैकमोहन रेखा किन दो देश के बीच गुजरता है? भारत और चीन। भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। मैकमोहन रेखा भारत और चीन। और आप लोग को बता दे कि डोकलाम विवाद जो है वह भारत और चीन के बीच है। किसके बीच है? भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देश के बीच है? भारत पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। आप लोग को बता दे 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत से जब विभाजित हुआ था आपका पाकिस्तान, तो उसी को जो कि सीमा का निर्धारण जो किया गया था, उस समय एक अंग्रेज व्यक्ति थे जिसका नाम था सर जे रेडक्लिफ। सर जे रेडक्लिफ के द्वारा ही 15 अगस्त 1947 को आपका रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ के अलावा 24वीं समानांतर रेखा है। कौन सा है? 24वीं समानांतर रेखा, 24 पैरेलल लाइन। और 17वीं समानांतर रेखा देखे, 17वीं समानांतर रेखा देखे तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच है। किसके बीच है? उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच। याद रखने की कोशिश कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हिंडनबर्ग रेखा किन देश के बीच है? जर्मनी पोलैंड, जर्मनी पोलैंड, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड। और जर्मनी की जो संसद का नाम है वो है बुंडस्टेग, जर्मनी की संसद बुंडस्टेग, जर्मनी की संसद बुंडस्टेग। और पोलैंड एक देश मिल रहा है, तो पोलैंड का संसद है सोजिम, कौन सा है? सोजिम, पोलैंड की संसद सोजिम, पोलैंड की संसद सोजिम। और पोलैंड जो है, पोलैंड की राजधानी है वार्सा, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वार्सा, पोलैंड की राजधानी वार्सा। और जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। और बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के किनारे, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन आप लोग बताना है कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देश के बीच है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38 पैरेलल लाइन जो है वह है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मैगिनोट रेखा किन दो देश के बीच है? जर्मनी फ्रांस, जर्मनी फ्रांस, मैगिनोट रेखा जर्मनी फ्रांस। अब फ्रांस आया तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस सीन नदी के किनारे है। और याद रखिएगा फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है, किसानों का देश फ्रांस को कहा जाता है। और समुद्रों की रानी के नाम से भी फ्रांस को कहा जाता है। और याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस है। यह एक प्रकार का सूरा और सुंदरियों का शहर कहलाता है, सूरा और सुंदरियों का शहर कहलाता है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। हाँ पेरिस को। अगला क्वेश्चन बताइए, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देश के बीच है? बहुत मस्त क्वेश्चन है। 49वीं, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा। याद रखिएगा अमेरिका और कनाडा के बीच एक जलप्रपात बहुत प्रसिद्ध है, अमेरिका और कनाडा के बीच एक जलप्रपात है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर जो है एंजिल जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? एंजिल जलप्रपात यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर है। और इस एंजिल जलप्रपात के आधार पर भारत के अंदर में एक जलप्रपात है जिसे कि एंजिल जलप्रपात की उपाधि दिया गया है। नहीं कहते हैं कि कोई बढ़िया चीज जब विदेशी से भारत का डेट्रायड जो है कि ये पिथमपुरा को कहा जाता है, क्योंकि डेट्रायड जो ये अमेरिका के राज्य में है, अमेरिका देश में है। और अमेरिका के अंदर में डेट्रायड नाम का जो शहर है वह कार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसी के आधार पे भारत में जो कार का उत्पादन सबसे अधिक करता है पिथमपुरा करता है, पिथमपुरा। तो 49वीं समानांतर रेखा, तो 49वीं समानांतर रेखा जो वो किन दो देश के बीच है? अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा। तो याद रखिएगा कि अमेरिका और कनाडा जो है यह एक दूसरे से सीमा साझा करता है। इसी के बॉर्डर के बीचों बीच जो है आपका नियाग्रा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। और उसी के आधार पे भारत में जो नियाग्रा जलप्रपात की उपाधि दिया गया है वह दिया गया है चित्रकूट जलप्रपात को। किसे दिया गया है? चित्रकूट। और चित्रकूट जलप्रपात जो है छत्तीसगढ़ में है, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है, उसे नियाग्रा जलप्रपात की उपाधि दिया गया। अर्थात भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो कहा गया वह चित्रकूट जलप्रपात को कहा गया। और एक और जलप्रपात आता है, बहुत हाईलाइट है, एंजिल जलप्रपात। तो एंजिल जलप्रपात जो है यह आपका वेनेजुएला में है। कहाँ में है? वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, वेनेजुएला की राजधानी कराकस। याद रखिएगा वेनेजुएला की राजधानी कराकस। अगला क्वेश्चन बताइए, मेनरहिम रेखा किन दो देश के बीच है? रूस फिनलैंड, मेनरहिम रेखा रूस फिनलैंड, मेनरहिम रेखा रूस फिनलैंड। और रूस की राजधानी मॉस्को, मस्कोवा नदी किनारे, मॉस्को मस्कोवा नदी किनारे। रूस और भारत का एक संयुक्त मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस। कौन सा है? ब्रह्मोस। और याद रखिएगा आपको रूस जो है इसका विघटन 1991 में हुआ है। रूस का विघटन कब हुआ है? 1991 में, रूस का विघटन 1991 में। और याद रखिएगा कि रूस के जो एशियाई भाग है उसे साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइबेरिया। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। क्या कहता है? साइबेरिया। और उसी साइबेरिया से एक साइबेरियाई सारस भारत में आते हैं प्रजनन के लिए। साइबेरियाई सारस जो एक प्रकार का पक्षी है वह भारत के केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो राजस्थान में है, भरतपुर के अंदर में स्थित है, उसी में आते हैं, प्रजनन करते हैं और अंडा वगैरह देते हैं। और उसके बाद जो है कि वह बच्चा का पोषण पालन करके फिर पुनः चल जाते हैं। अर्थात एक प्रकार का उसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। तो 2 क्वेश्चन याद रखिएगा कि एशियाई सारस जो आते हैं वह कौन से अभ्यारण्य में आके निवास करते हैं? घना पक्षी अभ्यारण्य या केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य जो भरतपुर के अंदर में स्थित है। और वही भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार। और उसके बाद याद रखिएगा कि भरतपुर का जो शासक था जो अकबर के द्वारा जिताया गया प्रदेश था वो था चूड़ामन। कौन था? चूड़ामन। याद रखिएगा, हाँ चूड़ामन।
उसके बाद आप लोग को बता दे कि एशियाई सारस आके भरतपुर में रुके और इसीलिए उसे पक्षियों के स्वर्ग के रूप में भी जानते हैं। और बात है पक्षी का, तो पक्षी का अध्ययन होता है ऑर्निथोलॉजी। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का अध्ययन। और मछली का अध्ययन इक्थियोलॉजी, मछली का अध्ययन। और मछली में दो रहता है हृदय, मछली में कितना हृदय? इसीलिए मछली 2 पीस खाना चाहिए, मछली 2 पीस, याद रखिएगा। अगला, और मछली का उत्पादन पिसिकल्चर, मछली का उत्पादन पिसिकल्चर। देखिएगा 2 चीज याद हो जाएगा एक बार में। मछली 2 पीस खा रहे हैं, कितना पीस? 2, यानी 2 को हृदय बना लिए, 2 को हृदय, यानी मछली में कितना हृदय? 2। और क्या खा रहे हैं? पीस खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? पीस, पीस यानी पिसिकल्चर, पीस यानी पिसिकल्चर। अगला क्वेश्चन, डुरंड रेखा किन 2 देश के बीच है? पाकिस्तान अफगानिस्तान। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान, डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, झुकी हुई मीनार किस देश का राष्ट्र स्मारक है? इटली का। इटली, पिसा, पिसा इटली। झुकी हुई मीनार पिसा इटली। पिसा एक प्रॉपर जगह का नाम हो गया, वो इटली में है। कहाँ में है? इटली में। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। कहाँ है? रोम। टाइबर नदी किनारे, किस नदी किनारे? टाइबर। और इटली में एक नदी बहती है जिसका नाम है पो नदी। कौन सी नदी? पो। और वही पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा, इटली की गंगा, पो नदी, इटली की गंगा, पो नदी। उसी तरह से चीन में एक नदी बहती है हांगो नदी। कौन सी नदी? हांगो। और चीन का जो शोक कहलाता है वो हांगो नदी। चीन का शोक हांगो नदी, चीन का शोक हांगो नदी। लेकिन यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबे बहने वाली जो नदी है वो है यांगटी सिकियांग। कौन सी है? यांगटी सिकियांग। कौन सी है? यांगटी सिकियांग। अगला क्वेश्चन जो चीन में बहती है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्रेमलिन किस देश का राष्ट्र स्मारक है? रूस। रूस मॉस्को, क्रेमलिन मॉस्को, क्रेमलिन मॉस्को, क्रेमलिन मॉस्को। उसी तरह से अगर हम देखते हैं भारत का राष्ट्र स्मारक तो ताजमहल है। कौन सा है? ताजमहल। और वही ताजमहल जो है कि भारत का के अंदर में स्थित है, आगरा के अंदर में। और ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल जो है इसे 1983 ईस्वी में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और याद रखिएगा कि पूरे विश्व में 7 अजूबा था, लेकिन 8वां अजूबा भी बन चुका है पूरे विश्व को। तो 8वां अजूबा जो बना है, आप लोग को पता होगा कंबोडिया में जो है आपका अंकोर वाट का मंदिर, वही विश्व का 8वां अजूबा बना है, जो कि हिंदू मंदिर है। और हिंदू मंदिर में वो विष्णु देवता को समर्पित है। और राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने बनाया था, राजा सूर्यवर्मा सेकंड ने बनाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, एफिल टावर किस देश में स्थित है? फ्रांस। फ्रांस पेरिस में। एफिल टावर कहाँ है? फ्रांस पेरिस में। और एफिल टावर जो है, एफिल टावर जो है वो फ्रांस में स्थित है। और फ्रांस को गिफ्ट किया था अमेरिका ने। किसने गिफ्ट किया था? अमेरिका ने। किसने गिफ्ट किया था? अमेरिका ने। याद रखिएगा, आपका ये जो आपका एफिल टावर है यह पेरिस फ्रांस में स्थित है। और फ्रांस की राजधानी मॉस्को है, जिसे किसान के देश, या फिर आपका जो है कि या फिर आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस को हम लोग किसानों का देश भी कहते हैं, और फ्रांस को समुद्रों की रानी भी कहते हैं। देखिएगा, समुद्र की रानी फ्रांस। वहीं अगर पूछ दे नदियों का देश, तो नदियों का देश बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश। वहीं अगर पूछे नहरों का देश, पाकिस्तान। नहरों का देश पाकिस्तान। नहरों का देश पाकिस्तान, नदियों का देश बांग्लादेश, और किसानों का देश हो गया आपका फ्रांस। और सूरज सुंदरियों का देश भी फ्रांस। सूरज सुंदरी का देश भी फ्रांस। फ्रांस पेरिस। और पेरिस सिंह नदी किनारे, पेरिस वहीं एक लंदन है, लंदन टेम्स नदी किनारे, लंदन टेम्स। अगला क्वेश्चन बताना, पवन चक्की किस देश का राष्ट्र स्मारक है? डेनमार्क। कहाँ का? डेनमार्क। पवन चक्की डेनमार्क, पवन चक्की डेनमार्क। और पवन चक्की जो होता है यह एक प्रकार का ऊर्जा को रूपांतरण करता है। किसको रूपांतरण करता है? ऊर्जा को। यह जो है कि वायु को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। वायु को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में पवन चक्की। पवन चक्की, पवन, पवन यानी हवा, पवन यानी हवा। और हवा को वो कन्वर्ट करके ऊर्जा में उत्पन्न करता है, अर्थात उसमें हवा दिए, हवा को खींच के वो आपको इलेक्ट्रिक में तब्दील किया, अर्थात ये लोग वायु ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है पवन चक्की। और वही पवन चक्की डेनमार्क का राष्ट्रीय स्मारक है। अब बात करते हैं डेनमार्क का। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश का राष्ट्र स्मारक है? न्यूयॉर्क, अमेरिका का। न्यूयॉर्क, अमेरिका। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अभी तक
2018 से पहले अगर हम देखें तो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जो थी वह स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी। लेकिन 2018 में आप लोग को पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से आपका अहमदाबाद के अंदर स्थापित किया। अहमदाबाद के अंदर स्थापित किया। 182 मीटर ऊंचाई है, 182 मीटर ऊंचाई है, याद रखने का कोशिश कीजिएगा। और प्रतिवर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं राष्ट्र एकता दिवस के रूप में। राष्ट्र एकता, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग प्रांत में बटे हुए तो उसे एक करने का काम जो किया वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। अगला क्वेश्चन, और वही गृह मंत्री थे भारत के सबसे पहले गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के उप प्रधानमंत्री भी सबसे पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आप लोग को बता दें कि अभी तक पूरे भारत में जो उप प्रधानमंत्री बने हैं वो कितने उप प्रधानमंत्री बने हैं? 6। कितना बने हैं? 6 उप प्रधानमंत्री। कितना बने हैं? 6 उप प्रधानमंत्री। 6 और 6 उप प्रधानमंत्री जो बने हैं सबसे पहले बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो बने थे जवाहरलाल नेहरू के समय। किसके समय? जवाहरलाल नेहरू। वहीं पर अगर हम बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी का, ये सबसे अंतिम बार प्रधानमंत्री बने हैं। सबसे अंतिम बार प्रधानमंत्री जो उप प्रधानमंत्री जो बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी बने हैं, जिनको हाल ही में भारत रत्न देने का घोषणा किया गया। और इनसे पहले जो भारत रत्न देने का घोषणा किया है वह किया गया कर्पूरी ठाकुर को। किसे दिया गया? कर्पूरी ठाकुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवण पाया जाता है, आइसोहेलाइन, यानी समान लवण को मिलाने वाली रेखा आइसोहेलाइन, यानी लास्ट में लवण में नो आ रहा है और हेलाइन में भी लास्ट में नो आएगा, यानी नो दिमाग में रखना है, यानी समान लवणता, यानी लवण आएगा तो मारेंगे हेलाइन। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को क्या कहता है? आइसोबार। समान दाब आइसोबार, समान दाब आइसोबार, समान दाब आइसोबार। और याद रखिएगा दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल का मान को बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल के मान को बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा, या दाब के मान को बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा। और दाब का मात्रक पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल, या इसी को दाब के दूसरे रूप में मात्रक बोलते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन, इधर क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, और वायु दाब जो मापते हैं इसे हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बैरोमीटर। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक जब आपका नीचे गिरेगा तो आंधी तूफान, अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरे वर्षा, धीरे धीरे वर्षा, धीरे धीरे ऊपर साफ, मौसम साफ, धीरे धीरे ऊपर नहीं कहते अचानक कुछ होता है आंधी तूफान आ गया। वहीं पर अगर धीरे धीरे माहौल बनता है तब बारिश पड़ता है, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा, वही धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो साफ। अगला, और बैरोमीटर का जो आविष्कार किया था वह किसने किया था? ईट और सेली। बैरोमीटर का आविष्कार ईट और सेली, बैरोमीटर का आविष्कार ईट और सेली। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? समोच्च रेखा। क्या कहते हैं? समोच्च रेखा, या आइसोहाइट लाइन, आइसोहाइट या समोच्च रेखा, उसे हम लोग कंटूर रेखा भी कहते हैं, उसे हम लोग कंटूर रेखा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, मानचित्र पर उन रेखा को क्या कहते हैं जहां पर समान वर्षा वाले स्थान को दर्शाता है तो आइसोहाइट। क्या कहते हैं? आइसोहाइट। समान वर्षा आइसोहाइट, समान वर्षा आइसोहाइट। और आप लास्ट सवाल बताइएगा, समान वर्षा में, समान रेखा में बताइएगा कि वह रेखा का नाम बताएं जो समान धूप वाले स्थान को मिलाती है। समान धूप, आइसोहेल, समान धूप आइसोहेल, समान धूप आइसोहेल, समान दाब आइसोबार, समान दाब आइसोबार। और समान ताप अगर पूछे तो समान ताप यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर यानी टीएम, यानी आइसोथर्म। क्या बोलिएगा? आइसोथर्म, समान तापमान आइसोथर्म। याद रखने के लिए समान तापमान, आप लोग थर्मोमीटर से तापमान मापते हैं, अपना तापमान जो मापते हैं वो टेम्परेचर जो मापते हैं, टेम्परेचर यानी कि थर्मोमीटर में मापते हैं, यानी कि याद रखिएगा आइसोथर्म। क्या याद रखिएगा? आइसोथर्म। तो आइए करंट की ओर जाते हैं। तो करंट में आप लोग बताइएगा, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? झारखंड। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना झारखंड।
और याद रखिएगा कि झारखंड राज्य का स्थापना जो हुआ है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है, बिहार से अलग होकर। और याद रखिएगा कि झारखंड के जो पहले मुख्य राज्यपाल बने थे, झारखंड के जो पहले राज्यपाल बने थे वह आपका बने थे प्रभात कुमार। कौन बने थे? प्रभात कुमार। झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार, झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार। और याद रखिएगा कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, तो झारखंड के याद रखिएगा कि पहले मुख्यमंत्री जो बने थे यह आपका बने थे जब राबड़ी देवी के समय में जब बिहार से अलग हुआ था। याद रखिएगा बिहार के मुख्यमंत्री उसमें राबड़ी देवी थी, लालू यादव की धर्मपत्नी। राबड़ी देवी के समय झारखंड का विभाजन होकर एक झारखंड नया राज्य बना बिहार से अलग होकर। और याद रखिएगा झारखंड के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे वो बने थे बाबूलाल मरांडी। कौन बने थे? बाबूलाल मरांडी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान समय में भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कौन है जिन्होंने लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष यूएनओ में बना है। तो याद रखिएगा कि यूएनओ में जो नियंत्रक मालिका परीक्षक का जो पैनल का अध्यक्ष बना है वह भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षक बने, जिसका नाम क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या है? गिरीश चंद्र मुर्मू। वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। यानी नियंत्रक मालिका परीक्षक जो अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है, इसका चर्चा मिलता है। और भारत के पहले नियंत्रक मालिका परीक्षक नरहरि राव बने थे। नरहरि राव, नौ से नियंत्रक, नौ से नरहरि राव। और वर्तमान समय में जो नियंत्रक मालिका परीक्षक बने हैं यह गिरीश चंद्र मुर्मू। और वही गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो कि आपके जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे विभाजन के बाद, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू। उसी को उठा के भारत के सीएजी बना दिया गया। और दूसरे जो वहां के उपराज्यपाल बने जो वर्तमान में काम कर रहे वो मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। याद रखिएगा मनोज सिन्हा। और लद्दाख जो बना था, लद्दाख के जो पहले उपराज्यपाल बने थे जो अभी तक ही भी बना हुआ है, जिसका नाम है आपका राधा कृष्ण माथुर, यानी आरके माथुर। और दोनों का विभाजन 31 अक्टूबर 2019। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है थ्रेड्स नाम का जो एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, कौन सा कंपनी ने? याद रखिएगा मेटा जैसे फेसबुक पहले कहते थे। पहले फेसबुक को क्या कहते थे? पहले मेटा को क्या कहते थे? फेसबुक। याद रखिएगा फेसबुक का जो स्थापना किया है वो किया है मार्क जुकरबर्ग ने। फेसबुक का स्थापना 2004-5 में जो किया है वह किया है मार्क जुकरबर्ग ने। और वर्तमान में इसका जो नाम है वो मेटा है। क्या है? मेटा। उसी तरह से वर्तमान में जो ट्विटर का जो उसका लोगो चेंज करके रखा है वो एक्स रखा है। क्या रखा है? एक्स। क्या रखा है? एक्स। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क। कौन बने हैं? मिचेल स्टार्क। और मिचेल स्टार्क को इस बार कलकत्ता ने खरीदा है। कौन खरीदा है? यानी केकेआर ने खरीदा है। किसने खरीदा है? केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपया में। 24.75। और याद रखिएगा कि 2024 का जो आईपीएल होने वाला है वो 17वां सेशन का। कितवां सेशन? 17वां सेशन। और जो आईपीएल शुरू हुआ था, आईपीएल 2008 से शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 2008 से। और आईपीएल का जो जनक कहलाता है वो श्रीनिवासन कहलाता है। कौन कहलाता है? श्रीनिवासन। आईपीएल के जनक श्रीनिवासन। और आईपीएल जो शुरू हुआ है 2008 से, और 2008 से लगातार हर एक वर्ष होता है। और हर एक वर्ष में जो 2024 का होने वाला है यह 17वां सेशन होने वाला है। और आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग। और याद रखिएगा सबसे अधिक बार जो आईपीएल जीता है वह किसने? मुंबई इंडियंस और चेन्नई ने जीता था। दोनों बराबरी में था। लेकिन इस बार जो हुआ है वह भी बराबरी पे आके टिका हुआ है। बराबरी टिका हुआ है। इस बार दोनों 55 बार दोनों बराबरी कर लिया है। आईपीएल जो शुरू हुआ है 2008 से, और 2008 से लेकर सबसे अधिक बार जीता है दो टीम मुंबई और चेन्नई। मुंबई और चेन्नई दोनों बराबरी के साथ 55 लेके बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है चिरंजीवी बीमा योजना किस राज्य सरकार की योजना है? राजस्थान। कहां का है? राजस्थान। और इसके तहत 25 लाख रुपया का बीमा होता है। कितना रुपया का? 25 लाख। और वर्तमान में जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं वो भजन लाल शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा। और मध्य प्रदेश के मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मोहन यादव। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहां स्थापित की गई? हिमाचल प्रदेश। कहां स्थापित की गई? हिमाचल प्रदेश में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग बनी है। और बात करते हैं पवन यानी हवा की गति को मापने वाला यंत्र है एनीमोमीटर।
एनीमोमीटर याद रखिएगा कि आपका हवा की गति एवं दिशा को ज्ञात करता है, और बादलों की दिशा नेफोइस को, बादलों की दिशा नेफोइस को। और याद रखिएगा एक मापक्रम होता है बोफोर्ट मापक्रम, बोफोर्ट नामक्रम भी हवा की दिशा को ही। एक होता है टी स्केल चक्रवात की गति, टी स्केल चक्रवात की गति। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है एक पुस्तक का नाम, मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। पुस्तक के लेखक है एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, भारत के विदेश मंत्री। और याद रखिएगा मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक जो है वो एस जयशंकर है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, उस पुस्तक में नाम में है ऑर्डर, यानी मोदी करके ऑर्डर लिखा हुआ है, और मोदी जी जो जो ऑर्डर देते हैं वही वही विदेश मंत्री काम करते हैं, अर्थात एस जयशंकर। तो थोड़ा सा क्लू याद रखिएगा, तब ये याद कर लीजिएगा, याद नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट सवाल बताइएगा करंट अफेयर्स का, कि किस देश के अनाक कराकाटोवा ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए, किस देश के अनाक कराकाटोवा ज्वालामुखी में शक्तिशाली विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। कहां में हुआ? इंडोनेशिया की राजधानी वर्तमान में जो है नसुंतरा है। कहां है? नसुंतरा। और इंडोनेशिया की पहली राजधानी था जकार्ता। कहां था पहली राजधानी? जकार्ता। जकार्ता से बदल के नसुंतरा कहां हो गया? नसुंतरा। याद रखिएगा नसुंतरा। तो आप लोग जो है कि कमेंट में जो भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका जवाब जरूर मिलेगा। और जो है कि आप लोग वीडियो को भी थोड़ा बहुत शेयर कर दिया कीजिएगा, जो कि हर एक व्यक्ति के पास पहुंच पाए, जो कि इस तरह के चीज खोजते हैं और उसे नहीं मिल पाते हैं। तो आप लोग प्लीज उसे तक पहुंचाने का कार्य कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो कि किसी भी चीज को कहीं से कहीं तक आप पहुंचा सकते हैं, इतना अच्छा साधन है। तो आप लोग एक बेफिक्र होकर अपनी तैयारी को एक नया ऊंचाई प्रदान कीजिए, तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और नई जिंदगी का शुरुआत कीजिएगा। धन्यवाद।